साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम सुरेंद्र वर्मा के हिंदी नाटकों पर चर्चा करेंगे। सुरेंद्र वर्मा के नाटक प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। आधुनिक हिंदी नाटककारों में इनका एक विशिष्ट स्थान है। इनके नाटक भी अपने आप में विशिष्ट हैं। इन्होंने 10 नाटक लिखे हैं। आइए पहले हम सुरेंद्र वर्मा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद उनके नाटकों पर क्रमशः चर्चा करते हुए उनकी विषय वस्तुओं को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुरेंद्र वर्मा की व्यक्तिगत जानकारी। सुरेंद्र वर्मा का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था झांसी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? झांसी, उत्तर प्रदेश में। सुरेंद्र वर्मा जी अभी जीवित हैं और साहित्य रचना में संलग्न भी हैं। सुरेंद्र वर्मा जी की रचना जो है, उपन्यास इनका है मुझे चांद चाहिए। परीक्षाओं में एक बार पूछा जा चुका है प्रश्न, मुझे चांद चाहिए के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आइए हम इनके नाटकों की चर्चा करते हैं। चूंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अब व्यक्तिगत जानकारी में भी वही जानकारी आपको मैं बताना चाहता हूँ जिससे बहुत बड़ा वीडियो न हो, बहुत बड़ी क्लास न हो और आपका समय बहुत जाया ना हो। जो परीक्षा के लिए उपयोगी है वही बात होगी। अब आइए इनके हम नाटकों पर क्रमशः प्रथम नाटक से अब तक पर बात करते हैं। इनका पहला नाटक है साथियों द्रौपदी। अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बार बार मैं कहता हूं कि प्रकाशन वर्ष और उनका क्रम जान लीजिए। इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। क्रम लगाने का प्रश्न विशेष रूप से यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए। द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। इस नाटक में साथियों द्रौपदी, जैसा आप जानते हैं, ये महाभारत के चरित्र हैं। द्रौपदी के 5 पति थे, ऐसा मिथक है। इस मिथक के माध्यम से आधुनिक द्रौपदी की पीड़ा का वर्णन किया गया है। इसमें एक पात्र है सुरेखा। ठीक है, उसका पति है मनमोहन। मनमोहन का व्यक्तित्व अपने आप में अजीब तरह का है। उस एक व्यक्ति में 5 चरित्र हैं। उसका 5 तरह का व्यवहार है। वो अपराधी है, वो हिंसक है, वो चरित्रहीन है। यानी उसका व्यक्तित्व 5 रूपों में खंडित है और उसका 5 रूपों में खंडित व्यक्तित्व ही सुरेखा का 5 पति बन जाता है, उसके 5 पति के रूप में दिखता है। मनमोहन के व्यक्तित्व का प्रभाव उसके बच्चों पर भी पड़ता है। उसके बच्चों का भी स्वभाव मनमोहन जैसा ही हो जाता है। तो इसमें ये जो द्रौपदी की मिथ की कहानी के माध्यम से वर्तमान समय आधुनिक संदर्भों से लेखक ने जोड़ने का प्रयास किया है। अब आइए इनकी दूसरी रचना की बात करते हैं। दूसरी रचना भी इनकी अपने आप में बहुत चर्चित और विशिष्ट है, वह है सेतुबंध। ठीक है साथियों, फिर मैं जोर देकर कहना चाहूंगी, आधुनिक हिंदी नाटककारों में सुरेंद्र वर्मा जी बहुत विशिष्ट हैं। इनकी 10 रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई भी ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए इनकी सारी रचनाएं ध्यान से देख लीजिए। और इसीलिए आज मैं केवल सुरेंद्र वर्मा एक नाटककार पर चर्चा कर रहा हूँ। पिछली कक्षा में हमने 5 नाटककारों को समाहित कर लिया था। सेतुबंध का प्रकाशन वर्ष भी साथियों 1972 ईस्वी है। ठीक है, और इसका जो है ये है सेतुबंध संस्कृत नाटक है, आप जानते होंगे। वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय का नाटक है। कौन? संस्कृत नाटक है। संस्कृत नाटक सेतुबंध के आधार पर लिखा गया। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। सेतुबंध नाटक वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय के संस्कृत नाटक सेतुबंध के आधार पर लिखा गया है। ये
सेतुबंध संस्कृत में है, प्रवर सेन द्वितीय की रचना है। सेतुबंध हिंदी नाटक 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का है। ये इसी के आधार पर लिखा गया है। इस नाटक में, सेतुबंध नाटक में सुरेंद्र वर्मा जी ने दिखाया है कि बिना भावनात्मक, जो मूल कथ्य है, बिना भावनात्मक संबंध के, बिना भावनात्मक प्रेम के शारीरिक संबंध निरर्थक है। और उसमें 3 चरित्रों के माध्यम से 3 पीढ़ियों की भावनाओं को दिखाया गया है। तो आइए अब हम इनके तीसरे नाटक की बात करते हैं। इनका तीसरा और महत्वपूर्ण नाटक वो है नायक खलनायक विदूषक। परीक्षा में यह भी आ चुका है, नायक खलनायक विदूषक। ठीक है, इसको देखिए, नायक खलनायक विदूषक का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी, इसका भी प्रकाशन वर्ष है। 72 ये तीनों 72 में ही प्रकाशित हुए थे। नायक खलनायक विदूषक, इस नाटक में सुरेंद्र वर्मा जी ने यह दिखाया है कि परिस्थितियां कैसे ही एक व्यक्ति को नायक, समय समय पर परिस्थितियां कैसे एक ही व्यक्ति को नायक बना देती हैं, उसी व्यक्ति को खलनायक बना देती हैं, उसी व्यक्ति को विदूषक बना देती हैं। इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला की कथा के माध्यम से परिस्थिति जन्यता का वर्णन किया गया। कैसे? कर्ण देवी, इसमें आप चलिए, इसमें थोड़ा सा बात हो जाती है। कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला से दुष्यंत का जो प्रेम है, वहां दुष्यंत क्या है? वहां दुष्यंत नायक है। फिर आप देखिए, परिस्थिति बदलती है। राज्यसभा में तिरस्कार। राज्यसभा में दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं और उनका तिरस्कार कर देते हैं। उस समय दुष्यंत का क्या स्वरूप है? वो खलनायक का दिखता है। और अंत में दुष्यंत का शकुंतला से क्षमा याचना, जिसको कहेंगे आप, अंत में उनको जब अपनी गलती का अपना एहसास होता है, उस क्षमा याचना करते हैं शकुंतला से, तो उस क्षमा याचना के समय ऐसा प्रतीक होता है कि दुष्यंत विदूषक है। तो परिस्थितियां किस तरह से एक ही व्यक्ति को नायक, खलनायक और विदूषक बना देती हैं, इसका बड़ा सुंदर चित्रण इस नाटक में नायक, खलनायक, विदूषक में हुआ है। ठीक है, अब आइए इनके चौथे नाटक की बात करें। 10 नाटकों पर बात होगी है, तेजी से आगे बढ़ते हैं। चौथा नाटक बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, सूर्य की, इसका शीर्षक थोड़ा सा लंबा है, नाम बड़ा लंबा है, सूर्य की अंतिम किरण से, सूर्य की पहली किरण तक। ध्यान से देख लीजिए, सूर्य नाम, इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसका प्रकाशन वर्ष है साथियों 1975 ईस्वी। सूर्य की पहली अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यह नाटक 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में नारीत्व की सार्थकता को प्रमाणित करने का लेखक ने प्रयास किया है। केंद्रीय विषय इसका है नारीत्व की सार्थकता को प्रमाणित करना। अब आइए हम इनके 5वें नाटक की बात करते हैं। इनका 5वां नाटक भी, इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी, 8वां सर्ग। 8वां सर्ग जो है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यह है प्रारंभ में, या प्रथम बार आप कह सकते हैं, प्रथम बार हत्या शीर्षक से, यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, जान लीजिएगा। प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
कथा पत्रिका में प्रकाशित। एक तथ्य नोट कर लीजिए, प्रथम बार ये हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कौन सा? 8वां सर्ग नाटक। और इसका विषय क्या है? 8वां सर्ग साथियों ये कालिदास का जो महाकाव्य है कुमार संभव, आपने नाम जरूर सुना होगा। कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव के 8वें सर्ग, 8वें सर्ग पर इसकी कथा आधारित है और इसीलिए इसका शीर्षक भी 8वां सर्ग है। दो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, ये प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और यह कुमार संभव के महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव जो महाकाव्य है बहुत विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, कुमार संभव के 8वें सर्ग पर इसकी कथा आधारित है। ये दो महत्वपूर्ण तथ्य इसकी 8वां सर्ग के जो है आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों तथ्य आप इसको ध्यान दीजिए। अब इनको जो है आइए इनके छठे नाटक की ओर बढ़ते हैं। इनका छठा नाटक है साथियों छोटे सैयद बड़े सैयद। फिर मैं कहना चाहूंगा यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छोटे सैयद बड़े सैयद, इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। छोटे सैयद बड़े सैयद का प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है। यह है प्रथम बार, इसके बारे में भी जान लीजिए, यह प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। वो ध्यान से देखिए, इसको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। यह प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि इसमें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का वर्णन है। ठीक है। दो तथ्य इसके बारे में जान लीजिए छोटे सैयद बड़े सैयद के बारे में जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से यह प्रकाशित हुआ था नाटक। कौन सा? छोटे सैयद बड़े सैयद। ठीक है। और इसका विषय क्या है? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का इसमें वर्णन है। अब आइए हम अगले नाटक 7वें नाटक की ओर बढ़ते हैं। इनका 7वां नाटक है साथियों एक दूनी एक। बड़ा रोचक शीर्षक है, आप मुझे लग रहा है इसको आसानी से याद भी कर लेंगे। एक दूनी एक, यह 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक दूनी एक 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साथियों इसमें एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है, इस आप कह सकते हैं कि उस एक दूनी एक नाटक का जो केंद्रीय चरित्र है वह काम संबंधों द्वारा व्यक्ति से दूसरे से जुड़ना चाहता। जो इसका एक तरह से कह सकते हैं केंद्रीय व्यक्ति है, मुख्य चरित्र है, वो काम संबंधों द्वारा दूसरे से जुड़ना चाहता है लेकिन जुड़ नहीं पाता है। यानी उसके जीवन का जो पहाड़ा है वो एक दूनी एक ही रह जाता है, एक दूनी दो नहीं हो पाता है। यही इसका केंद्रीय विषय है। इसका प्रकाशन वर्ष 1987 ईस्वी है। अब आइए इनके 8वें नाटक की बात कर लेते हैं। ठीक है। इनका 8वां नाटक है, यहाँ जगह थोड़ा सा कम पड़ रही है मुझे लग रहा है, आइए इसको ऊपर देख लेते हैं। साथियों फिर मैं जोड़ देकर कहना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा क्योंकि जीवित हैं, अभी साहित्य सेवा में संलग्न हैं, इनकी रचनाएं बहुत चर्चित रही हैं। तो प्रकाशन वर्ष से लेकर इनकी रचना और रचनाकारों का नाम परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है, इसलिए बहुत ध्यान से इनको देख लीजिएगा। रचनाओं का क्रम देख लीजिएगा, रचनाओं के विषय, जैसे अभी मैंने बताया कि कौन सा नाटक किस नाम से पहले प्रकाशित हुआ था, यही सब तथ्य प्रायः जो है बनते हैं परीक्षाओं के विषय से। प्रश्नों की आप कह सकते हैं कि गहराई बढ़ाने से, प्रश्नों का स्तर बढ़ाने से इनका सीधा संबंध है। ये जो तथ्य हैं ये प्रश्नों की गहराई के स्तर को बढ़ा देते हैं। सीधे प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछने की प्रवृत्ति बदल रही है। पिछली टीजीटी की परीक्षा आप देख लीजिए, कम से कम 20 से 25 प्रश्न ऐसे थे जिन्होंने उलझाया। ठीक है।
अब आइए हम इनके 8वें नाटक की चर्चा करते हैं। इनका 8वां नाटक है साथियों शकुंतला की अंगूठी। शकुंतला की अंगूठी, ठीक है। शकुंतला की अंगूठी का प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी, ठीक है। शकुंतला की अंगूठी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1990 ईस्वी है। ऐसा माना जाता है कि यह है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम की पुनर्निर्मित है, ठीक है। इसमें साथियों जो विषय है, यद्यपि ये शकुंतला और दुष्यंत क्या है, ये पौराणिक पात्र है, लेकिन इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत पौराणिक पात्र के माध्यम से आधुनिक युग के दुष्यंत और आधुनिक युग के शकुंतला के चरित्र और उनके व्यक्तित्व को दिखाने का प्रयास नाटककार ने किया है। आधुनिक दुष्यंत को शकुंतला की परवाह नहीं है, आधुनिक शकुंतला को दुष्यंत की परवाह नहीं है, सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। आधुनिक दुष्यंत थिएटर की कला सीखने पढ़ने अमेरिका चला जाता है। आधुनिक शकुंतला यहाँ किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है और उससे विवाह कर लेती है। आधुनिक दुष्यंत लौट के आता है, उसकी नियति में एकाकीपन ही लिखा है, वो एकाकी रहता है, उसके भाग्य में अकेले रहना और रोना है। तो वर्तमान समय की जो एक तरह से स्त्री पुरुष संबंधों की समस्या है, वर्तमान परिवेश की जो समस्या है, उसको लेखक ने अपने इस नाटक में दिखाने का प्रयास किया है इन पौराणिक चरित्रों के माध्यम से, ठीक है। अब आइए हम इनके 9वें नाटक की ओर बढ़ते हैं। इनका 9वां नाटक है साथियों कैदे हयात। मुझे लग रहा है कि कैदे हयात ये है बहुत ही अच्छा नाटक है। इसकी थोड़ी सी इसकी भूमिका को मैंने पढ़ा था और समय मिली तो उसको पढ़िएगा जरूर, ये बहुत ही रोचक नाटक है। कैदे हयात का प्रकाशन वर्ष है साथियों 1993 ईस्वी। कैदे हयात में जो प्रख्यात शायर है मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब का नाम आपने सुना होगा। मिर्जा गालिब के जीवन के बारे में ये लिखा गया है, उसमें तमाम नाटकीय घटनाएं हैं, नाटकीय क्रम है, आप पढ़ेंगे इसको तो जानेंगे। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि मिर्जा गालिब के व्यक्तित्व पर को केंद्र में रखकर सुरेंद्र वर्मा ने कौन सा नाटक लिखा है या सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक मिर्जा गालिब के व्यक्तित्व पर केंद्रित है, उनके जीवन पर केंद्रित है, तो आप कैदे हयात बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो यह केंद्रीय विषय मिर्जा गालिब का जीवन है, इसमें कैदे हयात में। इनका 10वां नाटक साथियों है रतिका कंगन। रतिका कंगन, और यह प्रकाशित हुआ था 2010 ईस्वी में। रतिका कंगन, रतिका कंगन साथियों अपनी शैली में, अपने कथ्य में बहुत विशिष्ट है। अभिनेता की दृष्टि से, मंचन की दृष्टि से यह बहुत ही विशिष्ट है। इसमें मल्लिनाथ, आचार्य मल्लिनाथ के जीवन की कथा के माध्यम से उनके लेखन, एक तरह से व्यक्तित्व उन्हीं का, चरित्र उन्हीं का है, लेकिन प्रतीक के रूप में है। उनको केंद्र में रखते हुए आधुनिक संदर्भों से जोड़ने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से एक लेखक और प्रकाशक का संबंध होता है, किस तरह से प्रकाशक लेखक से चतुराई करते हैं। तो यह एकदम आधुनिक संदर्भ से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। रतिका कंगन में यह 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साथियों सुरेंद्र वर्मा के 10 नाटकों पर चर्चा हो गई। यह 10 नाटक परीक्षा के दृष्टि उपयोगी हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टि उपयोगी जो भी इनसे तथ्य थे उन पर भी चर्चा हो गई है। उम्मीद करता हूं कि यह कक्षा आज की आपको पसंद आई होगी। तो अगली कक्षा में कुछ और समकालीन नाटककारों के साथ मिलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।